अमेरिका ने तिब्बत की धार्मिक आजादी को समर्थन देते हुए एक नया कानून बना दिया है और इसे आप चीन के खिलाफ अमेरिका की विदेश नीति की एक नई शुरुआत कह सकते हैं। और ये काम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते कर दिया है। सबसे पहले आपको तिब्बत के लिए अमेरिका के इस नए कानून की 4 बड़ी बातें बताते हैं। इस नए कानून का नाम है टिबेटन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट ऑफ 2020। अमेरिका ने कहा है कि सिर्फ तिब्बत के लोगों को ही अपना अगला दलाई लामा चुनने का अधिकार है और इस प्रक्रिया में चीन किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी बड़ी बात है, तिब्बत के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बना सकता है। इसके बाद भी अगर चीन की सरकार ने अगला दलाई लामा चुनने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका तिब्बत की राजधानी लासा में एक कॉन्सुलेट खोलना चाहता है। इस दूतावास की मदद से अमेरिका तिब्बत में खुद को कूटनीतिक रूप से मजबूत करना चाहता है, इसलिए उसने कहा है कि वो अपना दूतावास तिब्बत में शुरू करेगा। और इस कानून के मुताबिक जब तक अमेरिका को यह दूतावास तिब्बत में शुरू करने की इजाजत नहीं मिलेगी, तब तक वो चीन को भी अमेरिका में नए दूतावास खोलने की अनुमति नहीं देगा। यह कानून बनाकर अमेरिका ने चीन की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया है जहां चीन को सबसे ज्यादा दर्द होता है। चीन हमेशा वन चाइना पॉलिसी की बात करता है और इस नीति के तहत चीन ताइवान, हांगकांग और मकाओ को अपना हिस्सा मानता है। अब तक भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देश भी वन चाइना पॉलिसी से सहमत रहे हैं, लेकिन अब समय बदलने लगा है और दुनिया चीन के इस दावे पर सवाल उठाने लगी है। अमेरिका पहले ही वन चाइना पॉलिसी को छोड़ चुका है। अब तिब्बत पर अमेरिका में बने नए कानून से चीन पर दबाव और बढ़ गया है। अगले 1 महीने में जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। हालांकि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां सरकारें भले ही बदल जाएं, लेकिन विदेश नीति समान ही रहती है। यानी अगली सरकार बनने के बाद भी चीन की तिब्बत वाली मुश्किलें समाप्त नहीं होंगी। दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का महासागर। तिब्बत के लोग उन्हें अपना शिक्षक मानते हैं जो उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। माना जाता है दलाई लामा एक ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म का फैसला किया। तिब्बत में दलाई लामा का इतिहास करीब 600 वर्ष पुराना है। तिब्बत के लोग मानते हैं कि दलाई लामा अपने पुनर्जन्म को भी खुद तय कर सकते हैं और उनके पास उस शरीर को चुनने की क्षमता है जिसमें वो पुनर्जन्म लेना चाहते हैं। इससे पहले वर्ष 1933 में 13वें दलाई लामा का निधन हुआ था और उस समय 14वें दलाई लामा की खोज में 4 वर्षों का समय लगा था। 14वें दलाई लामा इस समय 85 वर्ष के हो चुके हैं और उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब उनके समर्थक अगले दलाई लामा की खोज कर रहे हैं। हालांकि चीन दलाई लामा के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहता है जो कठपुतली की तरह उसके सभी आदेशों का पालन करे। दलाई लामा ने अब तक आधिकारिक तौर पर अपने उत्तराधिकारी की बात नहीं की है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगले दलाई लामा का जन्म किसी आजाद देश में होगा। उन्होंने 2 बातें कही हैं, अगला दलाई लामा आजाद देश में पैदा होगा और अगला दलाई लामा किसी भी रूप में पैदा हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। पारंपरिक तौर पर दलाई लामा खुद ही अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं और अपने निधन से पहले वो अपने अनुयायियों को बता देते हैं कि अगले दलाई लामा कहां और किस स्थान पर मिलेंगे। लेकिन चीन चाहता है कि वो इस परंपरा को न मानते हुए खुद नए दलाई लामा की घोषणा करे। कहने के लिए चीन के ये दलाई लामा तिब्बत के होंगे, लेकिन उनकी विचारधारा 100% चाइनीज होगी। यानी चीन एक चाइनीज दलाई लामा को लाना चाहता है। हालांकि तिब्बत में अगर किसी व्यक्ति के पास 14वें दलाई लामा की तस्वीर भी मिल जाए तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन उन्हें अलगाववादी मानता है। तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति पंचेन लामा होते हैं। उनका पद भी दलाई लामा की तरह पुनर्जन्म पर ही आधारित है। वर्ष 1995 में तिब्बत में 6 साल के एक बच्चे को पंचेन लामा का अगला अवतार माना गया था। हालांकि पंचेन लामा और उसके पूरे परिवार को उसके बाद से आज तक देखा नहीं गया, यानी वो गायब हो गए। तिब्बत के लोगों का दावा है कि उनके गायब होने के पीछे चीन का ही हाथ है। अब चीन अगले पंचेन लामा के साथ दलाई लामा के उत्तराधिकारी का भी चुनाव खुद करना चाहता है। हालांकि अमेरिका के नए कानून से चीन की परेशानी बढ़ गई है। अब अमेरिका के समर्थन के बाद दलाई लामा एक ग्लोबल लीडर बन जाएंगे। हालांकि वो पहले भी हैं, लेकिन अब इसमें और वृद्धि होगी। अब वो देश भी दलाई लामा का समर्थन करेंगे जिन्होंने चीन के डर से अब तक तिब्बत को अपना समर्थन नहीं दिया था। वर्ष 1950 में चीन ने भोले भाले तिब्बतियों को पहले विकास का लालच दिया, फिर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन
तिब्बत को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तिब्बत की जनसंख्या सिर्फ 65 लाख है। ये लोग इतने वर्षों तक चीन के गुलाम रहने के बाद भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 1950 में चीन की सेना ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो चीन के सैनिकों ने तिब्बत में बौद्ध धर्म मानने वालों पर बहुत अत्याचार किए और उनके निशाने पर तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु 14वें दलाई लामा भी आ गए थे और चीन उस समय दलाई लामा की हत्या कराना चाहता था और इसी वजह से 1959 में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आ गए। भारत में उन्होंने शरण ले ली। दलाई लामा असम में तेजपुर के रास्ते भारत आए थे और तब भारत में उनका शानदार स्वागत हुआ था। ये तभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दलाई लामा के साथ उनकी मां और उनकी बहन भी थी और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी यहां पर आए थे और ये उसी समय की तस्वीरें हैं जो इस समय आप देख रहे हैं। बहुत दुर्लभ तस्वीरें हैं ये। दलाई लामा के भारत आने के बाद तिब्बत के करीब 80,000 नागरिक भी भारत आ गए। 80,000 लोग भारत आ गए, सोचिए। और कुछ समय बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार का गठन हुआ। पिछले 61 वर्षों से भारत दलाई लामा के घर जैसा है। दलाई लामा और उनके समर्थक आज भी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही रहते हैं और अब धर्मशाला को लिटिल लासा भी कहा जाता है। दलाई लामा पिछले 6 दशकों से अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनके साथ उनके लाखों अनुयायी भी हैं। ये संघर्ष तिब्बत के लोगों के लिए बहुत पीड़ादायी रहा है, लेकिन इसके बावजूद दलाई लामा के अनुयायियों ने हमेशा खुश रहने का फॉर्मूला सीख लिया है। उदाहरण के लिए दलाई लामा के एक अनुयायी मैथ्यू रिकॉर्ड को दुनिया का सबसे खुश इंसान माना जाता है। तिब्बत के लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए चीन ने कई कैंप्स बनाए। इनमें तिब्बत के हजारों लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ रखा जाता है। चीन का सरकारी मीडिया तिब्बत की जनता को ट्रेनिंग देने का दावा करता है, हालांकि इन लोगों को कम वेतन देकर इन्हें बंधुआ मजदूरों की तरह इनसे काम लिया जाता है। 2020 से पहले 7 महीनों में ही तिब्बत के 5 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी गई। अब तक 50,000 लोगों को तिब्बत के ही दूसरे इलाकों में नौकरी दी गई है और हजारों लोगों को चीन के अलग अलग शहरों में भेज दिया गया है। पिछले 6 वर्षों से तिब्बत के मूल निवासियों और चीन के हान संप्रदाय के लोगों के बीच शादी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी शादियों के लिए चीन की सरकार लोगों को पैसे का लालच देती है और इनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा और नौकरी दी जाती है। कुल मिलाकर चीन की कोशिश है कि तिब्बत के लोग कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को आंखें बंद करके अब स्वीकार कर लें, ताकि भविष्य में तिब्बत के लोग चीन के शासन को चुनौती देने के बारे में सोचना भी बंद कर दें। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। उस समय कई नेताओं ने उन्हें ऐसा ना करने की चेतावनी दी थी, लेकिन नेहरू पंचशील समझौते और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बुलंद कर रहे थे। ये सब तब हो रहा था जब भारत और चीन के बीच हुए युद्ध से करीब 12 साल पहले चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उस समय की भारत सरकार ने इसका विरोध करने के बजाय तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार कर लिया और यह बहुत बड़ी गलती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि तिब्बत और भारत की सीमा चीन और भारत की सीमा में बदल गई और भारत के करीब 5 राज्य चीन के सीधे निशाने पर आ गए। ये राज्य आपके नक्शे पर हैं: अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। हालांकि अब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं चीन या तिब्बत से मिलती हैं। अगर तिब्बत पर चीन ने कब्जा नहीं किया होता तो आज हमारी सीमा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही चीन से सीधा मिलता। वर्ष 1950 का दशक खत्म होते होते चीन भारत की सीमा के बहुत करीब आ गया। चीन ने तिब्बत और शिंगजियांग प्रांत को जोड़ने वाली एक सड़क बना ली जो अक्साई चीन यानी भारतीय सीमा से होकर गुजरती थी। लेकिन नेहरू लगातार यह साबित करते रहे कि इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है जिसे लेकर भारत को कोई चिंता करने की जरूरत हो। फिर 1961 में 4 और 5 दिसंबर को लोकसभा में इस पर चर्चा हुई। चीन ने जिन इलाकों पर अवैध कब्जा किया था उसे लेकर सरकार से सवाल पूछे जा रहे थे। तब इन सवालों के जवाब में नेहरू ने कहा कि इस इलाके में एक पेड़ तक नहीं उगता। उस समय कांग्रेस के एक सांसद महावीर त्यागी संसद में मौजूद थे और वो बातें सुनकर अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने कहा अपनी टोपी उतारते हुए कि मेरे सिर पर भी बाल नहीं है तो क्या ये मान लें कि मेरे सिर की कोई कीमत नहीं है। तो ये तिब्बत की पूरी कहानी है जो आज हर भारतीय को
पता होनी चाहिए। अगर उस समय हमने तिब्बत पर यह ऐतिहासिक गलती ना की होती तो आज हम तिब्बत की आज़ादी को लेकर खुलकर चीन के सामने खड़े हो सकते थे और तिब्बत का आज़ाद होना आज हर तरह से भारत के पक्ष में है। लेकिन वर्षों पहले ही हमने तिब्बत को चीन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए आज भारत के हाथ बंधे हुए हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.